आज हम लोग इसका तीसरा दिन पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 है। और इसमें ग्रेविटेशन में जो हमारा एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट चेंजेज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूसेस टू हाफ। डिस्टेंस अगर हाफ कर दी जाए तो ग्रेविटेशन फोर्स किस प्रकार से चेंज करेगा, इसके बारे में हमें बताना है। तो ग्रेविटेशन फोर्स के चेंज के लिए हमने आपको बताया था कि पहला सवाल में जो है, पहले अगर उनके बीच की डिस्टेंस हाफ कर दें। पहले मान लीजिए ये डिस्टेंस थी ए और बी ऑब्जेक्ट के बीच में, और इसकी डिस्टेंस की जो दूरी थी, डिस्टेंस हम आपको बता दे रहे हैं। ए और बी ऑब्जेक्ट हैं, ये ए और बी ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस डी थी। और बाद में हमने सेकेंड कंडीशन जो बनाई, ए और बी के बीच में डिस्टेंस हमने क्या दी, d/2। तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, F बराबर G/m अपॉन d स्क्वायर, और ये हो जाएगा F1 बराबर, और F2 बराबर हो जाएगा G/m बटा में d/2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम आगे लिखें इसको, ये हो जाएगा F1 बटा में F2, दिस इक्वल टू हो जाएगा G/m बटा में d स्क्वायर अपॉन G/m बटा में d स्क्वायर बाई 4। इसको और आगे ले जाते हैं हम, तो इसको लिख सकते हैं G/m ठीक है, और d स्क्वायर ऊपर आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा गुणे d स्क्वायर अपॉन ये 4 जो है नीचे G/m के साथ गुणा होगा, G/m गुणे 4 और गुणे d स्क्वायर, ऊपर वाला नीचे आ गया d स्क्वायर। ये पूरा इससे कट गया, d स्क्वायर से d स्क्वायर कट गया, ये हो गया 1/4। तो F1 रेशियो F2 जो होगा 1/4 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले से उसका जो बल है, जो ग्रेविटी फोर्स जो होगा, अगर डिस्टेंस आधी करेंगे तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। लगने वाला उनके बीच जो बल है वो 4 गुना हो जाएगा, और हम इस तरह से सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सरसाइज में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑल सब्जेक्ट इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेज। जो ग्रेविटेशनल फोर्स सभी चीजों के ऊपर लगता है वह प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के। मास माने द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। वाई देन ए हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन ए लाइटर ऑब्जेक्ट। तो लाइटर ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या कहते हैं कि हैवी मास वाला जो ऑब्जेक्ट है वो जल्दी क्यों नहीं फॉल करता है, इसके बारे में बताना है। बता सकते हैं आप लोग कि क्यों हल्की तुलना में भारी वजन वाला, दोनों एक ही दो पत्थर अगर एक हल्का एक भारी एक साथ गिराया जाए तो एक ही साथ क्या कहते हैं कि पहुंचते हैं। उसमें क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हैवी वाला पहले पहुंच जाएगा और बाद वाला जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के जिसका कम होगा वो लेट में पहुंचेगा। बताइए, नहीं मालूम है तो इसको अपने आप लगाइएगा। तीसरा देखिए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑफ द सरफेस। पृथ्वी की सरफेस पे 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा गया है। हम सिर्फ न्यूमेरिकल लगवाएंगे और कुछ नहीं लगवाएंगे। थ्योरेटिकल अपने आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, पाठ पढ़ाया जा चुका है। कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 किलोग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, ये अर्थ है, पृथ्वी अर्थ, इसकी रेडियस है r,
ई रेडियस है। यहाँ पे मान लीजिए 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। पृथ्वी का द्रव्यमान उसने दे रखा है। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ एम बराबर दे रखा है। एम बराबर दिया है 6 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। 6 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। इसके बाद दूसरी चीज दी गई है, पृथ्वी की त्रिज्या दी गई है आर ई बराबर 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर। ठीक, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का वजन दिया गया है स्मॉल एम बराबर 1 किलोग्राम। ठीक है, और इसके बाद आपको एक चीज और दी गई है जो आपको पहले से मालूम होती है, कैपिटल जी का मान। कैपिटल जी का मान आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर याद नहीं तो उसको याद कर लीजिए। कैपिटल जी बराबर होता है, बोलिए कितना होता है? हम्म, कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.7 गुणे 10⁻−11। 6.7 गुणे 10⁻−11 क्या चीज? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल जी का 673 होता है, तो 673 को हम 67 लिख सकते हैं, क्योंकि निकटतम जब करते हैं, नियरेस्ट 10 करते हैं, तो अगली संख्या क्या कर सकते हैं वहां पे? हाँ, वहां पे हम अगली संख्या ले सकते हैं, आराम से इजी वे में ले सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमने अगली संख्या ले ली है, और अगली संख्या लेके हम उसको क्या करेंगे? हल करेंगे। अब देखिए क्या होगा इसका। अब हम लिखेंगे लगने वाले फोर्स का मान 1 किलोग्राम पे क्या होगा, यह बराबर जी एम एम बटा में आर ई का वर्ग। जी का मान कितना है? 6.7 गुणे 10⁻−11 गुणे एम का मान कितना है? 6 गुणे 10⁻24 गुणे एम का मान कितना है? 1 किलोग्राम। आर ई का मान कितना है? 6.4 गुणे 6.4 गुणे 10⁻6 गुणे 10⁻6। आर ई स्क्वायर किया गया है, इसलिए 2 बार 10⁻6 गुणे 10⁻6 यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे? 2 बार लिखेंगे। हमने 2 बार इसीलिए लिखा है कि आर ई का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो आर ई स्क्वायर होने के कारण हम क्या करेंगे? इसको 2 बार लिखेंगे। अब इसमें जो चीज कटने लायक है उसको हम कटाएंगे। ये हो जाएगा 6.7 गुणे, अगर इनकी घातों को जोड़े गुणे 6 गुणे आई 10 की घात -11 में 24 जोड़ देंगे तो 10 की घात 13 10⁻13 अपान ये हो जाएगा 6.4 गुणे 6.4 गुणे 10⁻12 ये हो जाएगा 6×6=12 10⁻12। ये हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 6.7 गुणे 6, और ये 12 घात घट जाएगी तो ऊपर खाली 10 बचेगा, और नीचे बचेगा 6.4 क्रॉस 6.4। आप इसको भाग देंगे, भाग देंगे तो ऊपर एक दशमलव हटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 67 गुणे 6 67 क्रॉस 6 क्रॉस 10 अपॉन यहाँ भी नीचे एक दशमलव हटाएंगे तो 64 क्रॉस 6.4। ठीक है, अब इसको जो से कटाना चाहे कटा दीजिए। 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी 2 तिहाई 6, और 2 से इसको कटाएंगे 2 तिहाई 6 2 दूनी के 4 32 हुआ। फिर इसको कटाएंगे 5 होगा, और ये कटाएंगे तो 16 होगा। ये बराबर हो जाएगा 67 क्रॉस 3 क्रॉस 5 अपॉन 16 क्रॉस 6.4।
तो 67 क्रॉस 3 क्रॉस 5 करेंगे तो 67 क्रॉस 15 इसको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 67 क्रॉस 15, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 67 क्रॉस 15। इसको बड़ा कर दे रहे हैं, आपको देख लीजिए। 67 क्रॉस 15 अपॉन, क्या लिखा जाएगा इसको? अपॉन में अगर हम पढ़ते हैं तो 16 क्रॉस 6.4, 16 क्रॉस 6.4। 67 में 15 का मल्टीप्लाई करिए, 67 में 15 का मल्टीप्लाई करिए। 67 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये हो जाएगा कितना? 1005, 1005 अपॉन। अब हम क्या करेंगे? इसको अगर हम करते हैं 16 को 6.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 क्रॉस 6.4, तो ये हो जाएगा 102.4, 102.4। अब इसको हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना? इसको अगर हम भाग दे देते हैं तो 1005 डिवाइडेड बाई 102.4, जब भाग देंगे ये बराबर आ जाएगा 9.81। क्या हो जाएगा? 9.81 न्यूटन। इस बल से क्या कर रही है? उसको पृथ्वी फोर्स लगा रही है। तो 9.81 न्यूटन जो आया है भाग देने पर, वह इसी फोर्स से बल लगा रही है। पहला काम क्या किया हमने? पहले हमने देखा कि पृथ्वी की त्रिज्या मान ली। त्रिज्या, त्रिज्या क्या है? उस वस्तु के बीच की दूरी हो गई। जो रेडियस थी वही डिस्टेंस हो गई, और डिस्टेंस से हमने क्या किया? इस सवाल को हल किया। हमने प्रयोग किया फार्मूला F बराबर GMEM बटा में RE का स्क्वायर, और यहाँ पे RE स्क्वायर के बाद हमने यहाँ पे मान रखे सबके। मान रखने के बाद हमने देखा 10 की घात नीचे 12 आ रही थी, ऊपर 13 आ रही थी, तो क्या हुआ? 12 घात इसमें से घट गई, तो एक घात बची, खाली 10 बचा। फिर एक अंक का दशमलव यहाँ पे हटा, यहाँ पे हटा, तो 67/64 कर दिए, और 67/64 करके हमने इसको हल किया। हल करने पे 9.81, ये जो हमारा आया है 9.81 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3 था यहाँ का। फिर अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, एक मिनट, क्वेश्चन 4 जो है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, 5 भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको लिखना है 6 भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही बताऊंगा, ठीक है। फिर 7th 8th कुछ नहीं है। फिर क्या कहते हैं, इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आता है आपका जो है क्वेश्चन नंबर, फिर आपका यहाँ से शुरू होता है 14वें से क्वेश्चन चालू होते हैं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के हैं। तो 14th क्वेश्चन है, 14, इसके पहले सब थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल में आपको लिखना है, उसको अगर नहीं बताना है, सिर्फ क्या कहते हैं 14 से चालू होगा। 14th नंबर से क्वेश्चन चालू होगा। बुक में देखिएगा 14वें नंबर पे, 14वां नंबर पे सवाल कह रहा है कि ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। टचिंग द ग्राउंड करने से पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है, और टावर की हाइट दिया है। हाइट ऑफ टावर, जैसे मान लीजिए ये टावर है, ये टावर है, इसकी हाइट दिया है h बराबर दिया है
एच की वैल्यू दिया है 19.6 मीटर, ये दिया गया है 19.6 मीटर, ये हाइट दिया गया है। और यहाँ से ये जमीन है, जमीन पर यहाँ से एक पत्थर ऐसे रुका दिया गया है जो नीचे गिर रहा है और गिर जाके जमीन पे छू जा रहा है यहाँ पे। और एक चीज और इसमें दी गई है कि कैलकुलेट इज फाइनल वेलोसिटी भी। तो जब वो मुक्त पतन में गिराया जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, h बराबर क्या हो जाएगा 19.6 मीटर, ये दे रखा है। फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी बराबर v, बराबर हमको पता करना है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत गति हो रही, तो g की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल जी की वैल्यू होती है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। जब हल करेंगे तो अब हमारे पास समीकरण 3 तो थे जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर कार्य कर रहे थे, तो इस पे हम जो उपयोग करेंगे, ये क्या कहते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर गिरने पे, यानी कि जी का मान इसमें धनात्मक लिया जाएगा और हमारे पास टी है नहीं, तो जो थर्ड फार्मूला हमारा है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2gh, इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू हमको मान निकालना है, यू स्क्वायर का मान है 0 का स्क्वायर बराबर 2gh। 2gh का मतलब कितना हो जाएगा बता सकते हैं, 2g का मान कितना हो जाएगा 9.8 गुणे h का मान कितना हो जाएगा 19.6, और अब ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 19.6 क्रॉस 19.6, तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 19.6 क्रॉस 19.6, क्योंकि हमने 9.8 में 2 से गुणा किया तो 19.6 आएगा ही आएगा। ये बराबर हो जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकेंड। इस वेग से क्या करेगा वह फाइनल वेलोसिटी में स्टोन जाके टच करेगा पृथ्वी पे, जो अर्थ को टच करेगा वह 19.6 मीटर के पर सेकेंड के वेग से उसको शॉट मारेगा, वो जाके टच करेगा पृथ्वी को। इसमें क्या था, जब मुक्त पतन होगा, पत्थर इनिशियली सीधे से लुढ़काया जा रहा है ऊपर से, तो वहां पे क्या हो रहा है, उसका मान जो हो रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u बराबर 0 हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी। हाइट उसका दिया ही गया है, तो थर्ड फार्मूले का हम उपयोग करेंगे और उपयोग करके सवाल को हल कर लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 पे चलिए, 15 हम लोग देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15, A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे पत्थर नीचे से जमीन पे यहाँ पे खड़े थे और ऊपर की तरफ फेंका गया है। ये क्या कहते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है u बराबर है 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर कह रहा है टेकिंग g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको g का मान मालूम करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमको लेना है सवाल में। ये इन्होंने कहा है g का मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो g का मान हम क्या देखिए, अपवर्ड स्टोन फेंका गया है, g का मान हमको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वो भी क्या होगा, जब ये चीज अपवर्ड फेंकी जाएगी तो g का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि g अपने ओर खींचेगा नीचे की तरफ, तो वो क्या करेंगे ऋणात्मक लेंगे।
फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन। तो हमको एच की वैल्यू निकालनी है। एच की वैल्यू कैसे निकलेगी? मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए स्टोन क्या करेगा? मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए स्टोन की वैल्यू, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम हाइट पे? v बराबर 0 हो जाएगी। ऑन मैक्सिमम हाइट, ऑन मैक्सिमम, यहां पे स्टोन पहुंच गया ये हाइट, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हमारा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तरह फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, तो कितनी हाइट जाएगा? तो हमको मालूम है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर होता है 2gh। 2gh v की वैल्यू क्या है? 0 का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर बराबर 2 गुणे जी का मान है 10, वो भी माइनस का 10, और h की वैल्यू हमको निकालनी है। तो माइनस 20h माइनस 20h बराबर माइनस 160। 40 का 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक के 16, 1600 हो जाएगा। ठीक है, 40 4 चौक के 16 के आगे 2 जीरो और लग जाएंगे, 1600 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब h की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, h बराबर हो गया 1600 अपॉन 20। 0 से 0 कट जाएगा, 2 कम 2, 2 16, 80 बार मतलब 80 मीटर की हाइट वो कवर करेगा। स्टोन कितनी दूरी तय करेगा? 80 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट, सो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय स्टोन इक्वल टू 80 मीटर। 80 मीटर की मैक्सिमम ऊंचाई वो क्या करेगा? कवर कर लेगा। 80 मीटर की मैक्सिमम ऊंचाई के बाद जो दूसरी बात इसमें पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 15 में, वो यह पूछी गई है कि व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? अगर हम नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहां पे हम एक चीज देखते हैं कि स्टोन एक बार ऊपर जाएगा और फिर ऊपर जाने के बाद क्या करेगा? वापस नीचे आ जाएगा, वो यहां पे आ जाएगा, तो वो इनिशियल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। मैक्सिमम हाइट के बाद वहां जाके रुक जाएगा एक कुछ सेकंड के लिए, और कुछ सेकंड रुकने के बाद वही स्टोन वापस फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। जब वो इनिशियल पोजीशन पे आएगा तो वहां पे क्या होगा? इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। जितना गया था 80 मीटर गया और 80 मीटर वापस आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0, 0 मीटर। और दूसरी चीज इसमें पूछा गया है कि 15वें में डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन। स्टोन द्वारा टोटल डिस्टेंस कितनी तय की गई है? तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो 80 मीटर जाना और 80 मीटर आना बराबर हो जाएगा 160 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी 160 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि वो ऊपर जाके फिर वापस उसी स्थान पर आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? क्योंकि उसी स्थान पे वह स्टोन वापस आ रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। अब जो है 16 क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। अर्थ और सन के बीच में हमको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है 16 क्वेश्चन में। अर्थ और सन के बीच में
ग्रेविटेशनल फोर्स हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 16 में अर्थ और सन के बीच में ये क्या कहते हैं कि सन है आपका, और ये अर्थ है। सन और अर्थ है, इसके बीच में हमको क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। ग्रेविटेशनल फोर्स F का मान निकालना है। इसमें कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स सन एंड अर्थ, कह रहा है मास ऑफ अर्थ यम दिया है, पृथ्वी का मास यम ई की वैल्यू है 6 गुणे 10 टू द पावर 24 किलोग्राम इक्वल टू 6 गुणे 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। और कह रहा है एंड द सन का दिया है यम यस हमने मान लिया, ये बराबर 2 गुणे 10 टू द पावर 30 किलोग्राम, 2 गुणे 10 टू द पावर 30 किलोग्राम, ये सन का दिया है। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू एज, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी जो दिया है वह दिया है 1.5 गुणे 10 टू द पावर 11 मीटर। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान हमने कैपिटल जी का मान बताया था अभी 6.7 गुणे 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम स्क्वायर ना। क्या बताए थे, कैपिटल जी की वैल्यू क्या थी, अब हम निकालेंगे फोर्स। फोर्स क्या होगा, यह बराबर होगा जी एम ई एम एस बटा में डी स्क्वायर। जी की वैल्यू है 6.7 गुणे 10 टू द पावर -11 गुणे एम ई की वैल्यू कितनी है 6 गुणे 10 टू द पावर 24, और ये हो जाएगा एम एस की वैल्यू है 2 गुणे 10 टू द पावर 30 अपॉन डी स्क्वायर 1.5 गुणे 1.5 गुणे 10 टू द पावर 11 गुणे 10 टू द पावर 11। अब हम काम करते हैं यहाँ पे फटाफट हल करने का इसको। अगर हम पॉजिटिव पावर ऊपर जोड़े तो 24 और 30 54, 54 में से 11 चला जाएगा तो 43 पावर आ जाएगी, 10 टू द पावर 43 गुणे ये हो जाएगा 6.7 गुणे 6 गुणे 2, ठीक, अपॉन यहाँ पे 1.5 में 1.5 की गुणा करेंगे 2.25 आएगा, 2.25 गुणे 10 टू द पावर 22 पावर क्या होगी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगी 6.7 गुणा कर देते हैं 12 का 6.7 में, तो 12 से 84 के 4 हाथ में लगा 8, अब 12 पे 12 से 72 72 और 8 80.4 गुणे यहाँ पे 22 पावर घट गई तो 10 टू द पावर 21 अपॉन 2.25 क्या हम 80.4 में भाग दे देते हैं, तो 80.4 में 2.2 का भाग दीजिए, हेलो 80.4 में 2.2 का भाग दीजिए, $35.73, ये हो जाएगा 35.73 इंटू 10 टू द पावर 21, और इसको और आगे बढ़ा दे तो हो जाएगा 3.57 गुणे 10 टू द पावर 22 न्यूटन। इतने का बल क्या करेगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच लगेगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो लगने वाले बल का मान होगा वो यही होगा। हमें इसमें क्या चाहिए था, इसमें दोनों के मास चाहिए थे, यहाँ पे हमने मान लिया है पृथ्वी का मास एमई, सूर्य का मास एमएस, डिस्टेंस उनके बीच की दी गई है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है, जी का मान कैपिटल जी का मान दिया है 6.7 गुणे 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और उससे हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे, हल करके इसका आंसर निकाल लेंगे।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। ये क्या कह रहा है? 17 कह रहा है ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 100 मीटर हाई। एक स्टोन जो है, एक पत्थर जो है, वह ऊंचाई से कितने टावर के ऊंचाई से गिराया जा रहा है। यहाँ पे 17 क्वेश्चन कह रहा है कि टॉप ऑफ द टावर, टावर पृथ्वी पे ऐसे खड़ा है और यहाँ पर से पत्थर क्या किया जा रहा है, नीचे की ओर फेंक दिया जा रहा है। और ये कह रहा है अलाउड टू टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई। इस टावर की ऊंचाई जो है 100 मीटर है। एच बराबर दे रखा है 100 मीटर, 100 मीटर ऊंचा ये टावर है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। ये उसी समय एक और दूसरा पत्थर जो है, इसको ऊपर की ओर फेंका गया है और ये जो जा रहा है, इसकी स्पीड जो है 25 मीटर पर सेकेंड। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u2 बराबर दे रखा है 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। व्हेन और वेयर, कहां और कब दोनों स्टोन एक दूसरे से मिलेंगे। तो दोनों स्टोन कहां और कब मिलेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए, दोनों स्टोन कहां मिल रहे हैं। हमने मान लिया कि ये 100 मीटर की ऊंचाई है। पहला पत्थर क्या कहते हैं कि x मीटर की डिस्टेंस तय कर ले रहा है, x मीटर की डिस्टेंस तय करके यहां पे आ जा रहा है। ये पॉइंट सी है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। बी से गिरा है, सी पे आ गया है और यहाँ पे आके दोनों मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं सी पे। ये x मीटर की डिस्टेंस तय किया है, तो दूसरा स्टोन कितनी दूरी तय करेगा इतने समय में। इतने समय में इसके द्वारा जो तय की गई दूरी होगी वो हो जाएगी 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, क्योंकि टावर की ऊंचाई के बराबर ही दोनों जाएंगे। तो दोनों को जाने के लिए क्या होगा, ये x मीटर हो गया तो ये हो गया 100 माइनस एक्स मीटर की डिस्टेंस तय कर रहा है। ठीक है, 100 माइनस एक्स की दूरी ये तय कर रहा है। तो अब हमको क्या निकालना है, निकालना ये है कि कब और कहां कितने मीटर की ऊंचाई पर दोनों मिलेंगे। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u बराबर हो जाएगी, u1 बराबर हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ऊपर वाले के लिए गुरुत्वाकर्षण g का मान हो जाएगा, g बराबर हो जाएगा। अगर नहीं दिया है तो सवाल को शालीनता पूर्वक हल करने के लिए हम 10 मीटर पर सेकेंड मान ले रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। 9.8 से मान के लगाया होगा तो आप 9.8 मान लीजिएगा, हम 10 माने हैं। ये पॉजिटिव रहेगा और इसके लिए स्मॉल जी का मान क्या होगा, -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दूसरा के लिए क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों में समय बराबर लगेगा, जो समय ऊपर वाले में लगेगा वही समय नीचे वाले में लगेगा। जितना समय में वो ऊपर पहुंचेगा उतनी दूरी, उतने समय में ये नीचे से वहां पहुंचेगा। तो समय कैसे निकालेंगे, v बराबर u प्लस जी टी होता है। तो वहां पे t का हमको मान मिल जाएगा, v और u हमको मालूम नहीं है। दूसरा है समय के लिए कि h बराबर क्या फार्मूला है, h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो फॉर फर्स्ट स्टोन h बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन जो गति का है उसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे h की वैल्यू हमको मालूम है, उसने कितनी दूरी तय की है, x की दूरी तय की है। ये बराबर हो जाएगा, u की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 गुणे t का मान 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर का मतलब हो गया हाफ गुणे 10 गुणे टी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमको मिल गया कि
x बराबर हो जाएगा 5t²। ये नंबर 1 बात आ गई। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये पहली बात आ गई कि 5t² क्या कहते हैं, x की दूरी आ गई। अब नीचे वाले स्टोन के लिए क्या हो जाएगा, वही चीज, h बराबर कितना हो जाएगा, कोई बोल नहीं रहा है, हम ही को सब बोलना है। नीचे वाले फॉर सेकेंड स्टोन, फॉर सेकेंड स्टोन क्या होगा, h बराबर यूटी, यू का मान है 25 गुणे टी माइनस हाफ 10t²। ठीक है, और ये कितना है, 100 माइनस एक्स के बराबर है। किसके बराबर है, 100 माइनस एक्स के बराबर। तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर हो गया कितने के, 25t माइनस हाफ, मतलब 5t², 5t², ये 5t² के मान के बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5t² की जगह क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर 25t माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने इसकी वैल्यू रख दी 5t² की। अब क्या होगा, यहाँ पे भी x, इधर भी है माइनस का, इधर भी x से कट गया, 25t बराबर हो जाएगा, क्या होगा 100 के, तो t बराबर हो जाएगा 100/25, दिस इक्वल टू हो जाएगा 25 चौक के 100 बराबर 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड। यानी कि जो पत्थर गिरा था वह 4 सेकेंड बाद क्या करेगा, एक दूसरे से टच करेंगे। सो दे मीट आफ्टर 4 सेकेंड, सो दे मीट आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड बाद वो क्या करेंगे, एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। दोनों पत्थर एक दूसरे को जहां पे टच करेंगे वो पॉइंट सी होगा 4 सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस कितनी दूरी पे मिलेंगे। तो ऊपर वाले के लिए हमारा क्या था, h की वैल्यू निकालना था, कितनी दूरी पे निकलेंगे। तो 4 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी, पहले पत्थर के द्वारा, तो distance covered by first stone इक्वल टू x है, वो हो जाएगा x बराबर 5 गुणे 4 गुणे 4, 16×5 80 मीटर। यानी ऊपर से 80 मीटर की दूरी, ये जो है 80 मीटर की दूरी पर मिलेगा, 80 मीटर की दूरी पर क्या करेगा, सी से संपर्क करेगा। सो फर्स्ट स्टोन मेट सेकेंड स्टोन फ्रॉम अपवर्ड they meet 80 मीटर डिस्टेंस। अगर नीचे वाले पत्थर को देखें तो ये 20 मीटर की दूरी पर क्या करेगा, इससे टच करेगा। ठीक है, ये नीचे वाला पत्थर 20 मीटर की दूरी पर जाकर टच करेगा और वो मिलेंगे। देखिए, अगर इस सवाल को आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 पत्थर गिराए गए हैं, एक पत्थर नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, एक ऊपर से नीचे की ओर गिराया जा रहा है। और ये कह रहा है कि ऊपर वाले की इनिशियल वेलोसिटी u1 का मान 0 मीटर पर सेकेंड है, और इसका जो है u2 का मान जो दिया है 25 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। हमने मान लिया कि ऊपर से x मीटर की दूरी पर वे क्या करेंगे, पॉइंट सी पे आके एक दूसरे को टच करेंगे। तो फर्स्ट स्टोन के लिए h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h बराबर ut प्लस हाफ gt²। u का मान 0 था, t का मान यहाँ पे लिखा नहीं गया है, t अगर यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो 0 के 0 हो जाएगा पूरा,
और 1/2 10t² हो जाएगा। तो इसको हमने कटवाया तो x बराबर 5t², ये नंबर 1 बात आ गई। 5t² नंबर 1 बात आ गई। फिर सेकंड स्टोन के लिए अगर हम लेते हैं तो h बराबर 25t माइनस 1/2 10t²। 25t क्यों लिए? क्योंकि सेकंड स्टोन के लिए हमारा जो था इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है, तो हमने यहाँ पे 25t ले लिया। फिर यहाँ पे हल किए इसको तो 100 माइनस x बराबर इसके बराबर आ गया। फिर ये 5t² जो है, अगर इक्वेशन 1 में देखें 5t² यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो दोनों में 5t² की वैल्यू किसके बराबर थी? x की वैल्यू बराबर थी, x के बराबर वैल्यू रखे, दोनों कट गया, यहाँ पे आ गया 25t बराबर 100 के। तो t की वैल्यू आ गई 4 सेकंड। कहने का मतलब 4 सेकंड बाद दोनों पत्थर एक दूसरे से मिलेंगे। तो पहले पत्थर द्वारा 4 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है? तो पहले पत्थर द्वारा हम देख रहे हैं 4 सेकंड में तय गई दूरी x है, और x बराबर दिया है 5t²। तो 5t² में हमने क्या किया? वैल्यू को पुट कर दिया। जो वैल्यू हमारी थी वहां पे हमने 5 गुणे t का मान 4 गुणे 4 16 रखा, 16 पंजे 80 मीटर की डिस्टेंस हो गई, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ 80 मीटर की डिस्टेंस में मिलेंगे, और बाकी वो नहीं, नीचे वाला 20 मीटर की दूरी पर नीचे से अगर देखा जाए तो 20 मीटर की दूरी पर नीचे से और ऊपर से 80 मीटर की दूरी पर वे स्टोन आपस में मिलने का काम करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस इसमें बचे हैं न्यूमेरिकल के, जो कि आपको इसके अगले पार्ट में सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।